हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं पंचायत सचिव स्पेशल इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज क्लास, जिसके अंतर्गत आज हम उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की संबंधित सभी धाराएं और फैक्ट का रिवीजन करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश स्पेशल, पंचायत स्पेशल और ग्रामीण योजनाओं का रिवीजन करना चाहते हैं तो चैनल पर आपके लिए मैराथन्स अवेलेबल हैं, आप वहां पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। इसी क्रम में आप अगर फुल लेंथ पेपर का टेस्ट करना चाहते हैं तो ऑलरेडी चैनल पर 4 फुल लेंथ पेपर अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी जाकर वहां पर देख सकते हैं। इसी क्रम में आपके आने वाले समय में चैनल पर आपकी कंप्यूटर की मैराथन क्लासेस अवेलेबल होंगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब द बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 विधान परिषद में कब पारित हुआ? 5 जून 1947, 16 सितंबर 1947, 7 दिसंबर 1947, 27 दिसंबर 1947। क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे कहा गया है कि आपसे विधान परिषद में आपका उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, 16 सितंबर 1947 को ये विधान परिषद में पारित हुआ था। जबकि 5 जून 1947 को ये कहाँ पारित हुआ था? तो ये आपका हुआ है विधानसभा में। एक एक डेट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने, ध्यान रखना। जबकि आपका 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल से क्या प्राप्ति हो गई थी? आपकी स्वीकृति प्राप्ति हो गई थी। 27 दिसंबर 1947 को पूरे प्रदेश में क्या कर दिया गया था? इसको लागू कर दिया गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे कि विधान परिषद में कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, 16 सितंबर 1947 को। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 को किस और नाम से भी जाना जाता है? संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947, संयुक्त ब्रिटिश पंचायती राज अधिनियम 1947, ब्रिटिश प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम को किस और नाम से जाना जाता है, मतलब उसका दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में कुल कितनी धाराएं हैं? 119, 120, 130, 140। यहाँ पर इस पूछा गया कि इस अधिनियम में आपकी टोटल जो आपकी सेक्शन है या धाराएं हैं वो कितनी हैं? तो ऑप्शन नंबर एक सही आंसर होगा। टोटल धारा आपकी 119 हैं। जबकि इसके अंतर्गत आपके अध्याय कितने दे रखे हैं? तो ये टोटल अध्याय हैं आपके 9 अध्याय हैं। अनुसूची कितनी है आपकी? तो अनुसूची आपकी 1 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में कुल कितनी अध्याय हैं? देखिए यहाँ पर ध्यान से समझना एक एक पॉइंट को। यहाँ पर टोटल आपके अध्याय पूछे गए हैं 8, 9, 10 या 11। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। टोटल इसके अंतर्गत आपके कितने अध्याय हैं? 9 अध्याय हैं। और आपकी धाराएं कितनी हैं? तो टोटल जो धाराएं हैं आपकी 119 हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। आपका 9 टोटल अध्याय हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। इस अधिनियम से संबंधित आपका पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। 5 जून 1947 को विधानसभा में पारित हुआ था। 16 सितंबर 1947 को विधान परिषद में पारित हुआ। 17 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त हुई। 27 दिसंबर 1947 को पूरे प्रदेश में लागू हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। क्योंकि 5 जून 1947 को आपका विधान सभा में पारित हुआ था, ये स्टेटमेंट सही है। 16 सितंबर 1947 को ही आपका विधान परिषद में पारित हुआ था, बिल्कुल सही है। 27 दिसंबर 1947 को प्रदेश में लागू हुआ था, ये भी क्या है आपका स्टेटमेंट सही है। जबकि आपको गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त हुई थी 17 सितंबर ना होकर कितना है आपका? ये 7 दिसंबर है आपका। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3।
किस धारा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 का संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ के विषय में वर्णन किया गया है? देखिए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक धाराओं से क्वेश्चन आपके बनेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी धारा में आपके संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ के विषय में वर्णन किया गया है। आपसे पूछा गया कौन सी धारा है आपकी अधिनियम 1947 की, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। धारा 1 में आपके शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ का वर्णन दिया गया है। जबकि धारा 2 में क्या कहा गया है? धारा 2 में जितने भी आपके प्रशासनिक पद हैं उनको क्या किया गया है? आपके परिभाषित किया गया है। धारा 3 में कहा गया है कि जो आपकी ग्राम सभा होगी वो क्या है? आपका एक निकाय होगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर होगा 1, क्योंकि धारा 4 को क्या कर दिया गया है? रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। भारत शासन अधिनियम 1935 की किस धारा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 को गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त हुई थी? धारा 75, धारा 76, धारा 77, धारा 78। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पे कहा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। धारा 76 के अंतर्गत गवर्नर जनरल की स्वीकृति प्राप्त हुई है। गवर्नर जनरल की स्वीकृति किस डेट को प्राप्त हुई थी, किस तारीख को प्राप्त हुई थी? तो ये हुई है आपके 7 दिसंबर 1947 को। ये एक एक डेट आपको मेंशन करनी है, लर्न करनी है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। यहाँ पे पूछा गया था किस धारा के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त हुई है, तो धारा 76 के अंतर्गत आपकी स्वीकृति प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा के अंतर्गत न्याय पंचायत को परिभाषित किया गया है? धारा 2 का, धारा 2 खा, धारा 3, धारा 4 गा। तो यहाँ पर ध्यान से समझना। यहाँ पे बोला गया है कि किस धारा के अंतर्गत किसको परिभाषित किया गया है? आपकी न्याय पंचायत को। तो न्याय पंचायत से संबंधित परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। धारा 2 के का में आपको न्याय पंचायत को परिभाषित किया गया है। जबकि धारा 2 खा में यहाँ पर किसको परिभाषित किया गया है? कि वो व्यक्ति यानी वयस्क व्यक्ति को यहाँ पे क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है आपके धारा 2 के खा में, जिसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति या कोई पर्सन जिसकी वर्ष 21 वर्ष है वो क्या माना जाएगा? आपका ग्राम सभा में वयस्क व्यक्ति माना जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। जबकि धारा 3 किससे संबंधित है? आपकी ग्राम सभा से संबंधित है, जिसमें कहा गया है कि ग्राम सभा क्या होगी? आपकी एक निकाय होगी। क्वेश्चन को ध्यान से आपको समझना है, एक एक आपके स्टेटमेंट के थ्रू क्वेश्चन समझाए जाएंगे। जितनी भी आपकी धाराएं उनसे एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको नोटिफाई किया जाएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 1। धारा 2 के काम में न्याय पंचायत को परिभाषित किया गया है। धारा 2 खा के अनुसार वह व्यक्ति वयस्क माना जाएगा जिसमें कितनी वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पे बोला गया है कि धारा 2 खा में वह व्यक्ति वयस्क माना जाएगा जिसने आयु प्राप्त कर ली हो। कितनी आयु प्राप्त कर ली हो तब माना जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तब वो वयस्क व्यक्ति माना जाएगा। जबकि 18 साल का व्यक्ति क्या दे सकता है? आपकी वोटिंग दे सकता है। 21 वर्ष का व्यक्ति आपके जो चुनाव होते हैं, पंचायती चुनाव हैं, वो आपका इलेक्ट हो सकता है या फिर चुनाव लड़ सकता है। इलेक्शन के लिए जो एज होती है वो एलिजिबल होगा। यहाँ पे जो 25 साल की एज है उसमें एमएलए और आप एमपी का चुनाव लड़ सकते हो, लेकिन एमपी जो चुनाव लड़ेगा वो लोकसभा का होगा। जबकि 30 वर्ष की आयु में एमपी का चुनाव आप लड़ सकते हो, राज्यसभा प्लस आप एमएलसी भी बन सकते हो। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 2। 21 वर्ष की आयु में कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो वयस्क माना जाएगा। ये किस में प्रावधान किया गया है? धारा 2 खा में इसका वर्णन किया गया है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा के अंतर्गत मंडल को परिभाषित किया गया है? धारा 2
का, धारा 2 खा, धारा 2 गा या फिर धारा 2 अगा। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस धारा के अंतर्गत मंडल को आपका परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। धारा 2 अगा में आपको परिभाषित किया गया है। जबकि धारा 2 का किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपके न्याय पंचायत के परिभाषित करने से। धारा 2 खा है आपकी वयस्क व्यक्ति से कितनी आयु प्राप्त कर ली हो उसने, वह व्यक्ति 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। जबकि धारा 2 अगा किससे संबंधित है आपकी, तो ये संबंधित है आपकी दंडिक कार्रवाई से। ये बात ध्यान रखना, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसलिए आप डिटेल में इनको लिखते भी जाइए और साथ ही साथ में समझते भी जाइए। यहाँ पूछा गया था कि मंडल को परिभाषित किया गया है, तो धारा 2 अगा में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 2 चा का संबंध है जिला पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या फिर क्षेत्र पंचायत। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, यहाँ पर आपकी धारा 2 चा के बारे में पूछा गया है, इसका संबंध किससे है, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, जिला पंचायत से। जिला पंचायत में आपको परिभाषित किया गया है धारा 2 चा में। जबकि ग्राम सभा को कहाँ पर परिभाषित किया गया है, तो धारा आपकी 2 जा में परिभाषित किया गया है आपकी ग्राम सभा को। जबकि ग्राम पंचायत को किस में किया गया है, और आपकी क्षेत्र पंचायत उसे कहाँ पे आपको परिभाषित किया गया है। तो जितने भी आपके परिभाषित क्वेश्चन आए जाएंगे वो सभी आपके कहाँ पर होंगे, धारा 2 के ही अंतर्गत होंगे। ये ट्रिपल जा है, आपका ध्यान रखना। यानी ग्राम पंचायत धारा 2 जा, आपकी ग्राम सभा धारा 2 छा और जिला पंचायत आपकी धारा 2 चा। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था कि आपकी धारा 2 चा किससे संबंधित है। निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। देखिए ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या कहा गया है आपसे, ग्राम सभा को किस धारा के अंतर्गत आपका परिभाषित किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। धारा 2 चा, धारा 2 छा, धारा 2 जा या धारा 2 जा। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को अगर आप समझेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया ग्राम सभा को, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। धारा 2 झा में आपको परिभाषित किया गया है। जबकि आपका धारा 2 चा किससे संबंधित है, तो ये आपकी जिला पंचायत से संबंधित है। धारा 2 जा किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपकी ग्राम पंचायत से। धारा 2 जा किससे संबंधित है, तो ये आपका संबंधित है राज्य वित्त आयोग को परिभाषित करती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही आंसर होगा। धारा 2 छा में परिभाषित किया गया है ग्राम सभा को। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे ध्यान से समझ लेंगे क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। धारा 2 का न्याय पंचायत, धारा 2 का वयस्क व्यक्ति, धारा 2 का मंडल या फिर धारा 2 जा राज्य चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 4 सही आंसर होगा, क्योंकि आपके राज्य चुनाव आयोग का वर्णन इसमें नहीं किया गया है। किसका वर्णन किया गया है आपका, इसमें वर्णन किया गया है राज्य वित्त आयोग का। और राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किस आर्टिकल में दे रखा है, तो इसका प्रावधान दे रखा है 243 के आई में। ये भी आपको लर्न करना है। इसके अंतर्गत रहते हुए इसको परिभाषित किया गया है धारा 2 जा में। किसको, राज्य वित्त आयोग को। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें कहा गया था आपसे कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत ग्राम सभा का एक स्थापित निकाय होगी। धारा 2, धारा 3, धारा 4, धारा 5। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला गया है, ग्राम सभा एक स्थापित निकाय होगी, यह किस धारा में प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा आपका
दो धारा 3 में कहा गया कि ग्राम सभा एक स्थापित निकाय होगी, जबकि धारा 2 में क्या दे रखा है, धारा 2 में आपको परिभाषित किया गया है, यानी क्या दे रखी हैं आपकी डिफरेंट परिभाषाएं दे रखी हैं आपकी। जबकि धारा 4 और धारा 5 को क्या कर दिया गया है, दोनों को ही रिमूव कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा के अंतर्गत क्षेत्र पंचायत को परिभाषित किया गया है। देखिए ध्यान से क्वेश्चन समझना, यहाँ पे किस धारा के अंतर्गत किसको परिभाषित किया गया है, आपकी क्षेत्र पंचायत को परिभाषित किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। धारा 2 चा, धारा 2 छा, धारा 2 जा या फिर धारा 2 जा। यहाँ पे देखिए क्षेत्र पंचायत के बारे में आपसे पूछा गया है किसमें परिभाषित किया गया है, तो इसमें एक ऑप्शन को चेंज कर लेना, ऑप्शन नंबर 4 कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी ट्रिपल जा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। धारा 2 ट्रिपल जा में आपको क्षेत्र पंचायत को परिभाषित किया गया है। जबकि आपका धारा 2 चा किससे संबंधित है, तो ये आपके जिला पंचायत से संबंधित है आपकी। ये किससे संबंधित होगी, आपकी ग्राम सभा से संबंधित है आपकी, और ये संबंधित है आपके किससे, धारा 2 जा ग्राम पंचायत से। तो एक एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन आने हैं और धाराओं से संबंधित आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे। इसलिए आपकी पूरा ये आपका आज का क्लास है पूरा धाराओं पर बेस्ड है, अर्थात उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 पर ही बेस्ड होगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। किस धारा के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग को परिभाषित किया गया है। देखिए ध्यान से समझना, यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग की बात की जा रही है कि किस धारा के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। धारा 2 टा, धारा 2 टा टा, धारा 2 ठा या धारा 2 आपके अड़ा। देखिए यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग की बात की जा रही है। इसका प्रावधान किस में दे रखा है, तो इसका प्रावधान दे रखा है आपके आर्टिकल नंबर 243 के में। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। परिभाषा कहाँ दे रखी है इसकी, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। धारा 2 टा में इसको परिभाषित किया गया है। जबकि धारा 2 किससे संबंधित है आपका, तो ये संबंधित है आपके न्यायिक मजिस्ट्रेट से। किससे संबंधित है आपका, न्यायिक मजिस्ट्रेट से ये संबंधित है आपका, या फिर मुंसिफ कहिए, उससे भी आपका ये क्या है, संबंधित है। आपका धारा 2 ठा किससे संबंधित है, तो धारा 2 संबंधित है आपकी जनसंख्या को परिभाषित किया गया है। ध्यान रखना, धारा 2 ठा की बात की जाएगी, जनसंख्या को परिभाषित किया गया है। जनसंख्या कौन सी मेंशन की जाती है, जो आपकी पूर्ववर्ती जनगणना हुई होती है वो। तो अभी जनगणना जो आपके परिभाषा की जाएगी वो किसकी की जाएगी, आपकी जनगणना 2011 के अनुसार। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखने हैं। इसी प्रकार धारा 2 अड़ा किससे संबंधित है, तो ये आपके पब्लिक सर्वेंट से संबंधित है, जन सेवक से आपकी ये संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा। धारा 2 टा जिसे राज्य निर्वाचन आयोग को परिभाषित किया गया है, जिसका वर्णन आर्टिकल नंबर 243 के का में दे रखा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर होगा 2। निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत ग्राम को परिभाषित किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखना। यहाँ पे पूछा गया कि किस धारा के अंतर्गत ग्राम को, यहाँ पे ग्राम सभा नहीं है, ध्यान रखना, गांव है। ग्राम को किस भाषा के अंतर्गत आपका परिभाषित किया गया है। धारा 2 का, धारा 2 चा, धारा 2 छा या धारा 2 ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 4। धारा 2 ना में आपको ग्राम को परिभाषित किया गया है। जबकि काम में किसे परिभाषित किया गया है, आपका काम में परिभाषित किया गया है न्याय पंचायत को। चा में किसे पंचायत किया गया है, जिला पंचायत को। और जा में किसे परिभाषित किया गया आपका, इसमें किया गया है ग्राम सभा को। तो एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन पुटअप होने हैं। तो इसलिए आप एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से सुनते जाना और लर्न करते जाना। हो सके तो इस वीडियो को आप 2 बार इसको देख लेना। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4।
किस धारा के अंतर्गत भूमि प्रबंधन समिति को प्रवासित किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भूमि प्रबंधन समिति से कंसेप्चुअल भी क्वेश्चन आपके आते हैं। यहाँ पूछा गया कि किस धारा के अंतर्गत इसको प्रवासित किया गया है? धारा 2 ना, धारा 2 भा, धारा 2 अडा या धारा 3 टा। तो यहाँ पर देखिए भूमि प्रबंधन समिति को किस धारा के अंतर्गत आपका प्रवासित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा धारा 2 बा। ध्यान रखिए बा का यानी जो आपका क्या है धारा 2 बी है, यहाँ पे भी बी है, तो इसको इस तरह से आप लर्न कर लेंगे। जबकि धारा 2 ना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके ग्राम से, कि ग्राम को किस भाषा में प्रवासित किया गया है। इसी प्रकार आपकी अडा किससे संबंधित है? तो ये आपके जन सेवक से संबंधित है, यानी पब्लिक सर्वेंट से संबंधित है, उसको प्रवासित किया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही आंसर होगा आपका 2। भूमि प्रबंधन समिति के बारे में समझ लीजिए। इसके जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होता है? तो इसका जो अध्यक्ष होगा वो प्रधान होगा। जबकि सचिव कौन होगा? ध्यान रखना सचिव के नाम पर आप कभी भी बीपीओ को टिक मत कर देना एग्जाम में, आपका आंसर गलत हो जाएगा। जब बात भूमि प्रबंधन समिति की जाएगी तो इसका जो सचिव है वो कौन होता है? आपका लेखपाल होगा। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 2। किस धारा के अंतर्गत ग्राम पंचायत के प्रधान या सदस्य की अयोग्यता के बारे में वर्णन किया गया है? धारा 2, धारा 3, धारा 5A, धारा 6। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे पूछा गया किस धारा के अंतर्गत ग्राम पंचायत के प्रधान और सदस्य की अयोग्यता है, यानी कौन सी कंडीशन में आपको उसे नियुक्त आपको सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 सही आंसर होगा। धारा आपकी 5A आंसर आपका होगा। जबकि 2 में क्या दे रखा है? आपकी परिभाषा दे रखी है। धारा 3 में क्या कहा गया है? आपका ग्राम सभा क्या होगी? आपकी एक निकाय होगी। जबकि धारा 6 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आपकी सदस्यता की समाप्ति से। किसका? धारा 6 का सदस्यता की समाप्ति। अब बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत के प्रधान और सदस्य की अयोग्यता क्या क्या होती है, इसके अंतर्गत किस कंडीशन में दे रखा है। तो नंबर 1, आपका कोई भी ग्राम पंचायत प्रधान या सदस्य आपका क्या नहीं होना चाहिए? राज्य विधानमंडल का सदस्य, यानी उसके द्वारा उसे अयोग्य घोषित नहीं किया होना चाहिए। ना ही वो ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत का वैतनिक अधिकारी होना चाहिए, ना उस पर वो दिवालिया हो। 3-4 कंडीशन आपको बता देते हैं जिससे कि आपको इजीली लर्न रहे। क्या है? आपका राज्य विधानमंडल के द्वारा उसे कभी भी अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। दूसरा है आपका वेतनिक अधिकारी नहीं हो। थर्ड पॉइंट है आपका कोई भी व्यक्ति दिवालिया ना हो, मतलब मानसिक रोगी ना हो आपका। और जो 2-3 आपके एक्ट भी दे रखे हैं जिसमें आपका आवश्यकता वस्तु एक्ट 1955 है, उसके अकॉर्डिंग, यानी आपकी कुछ चीज़ें आपको दे रखी हैं, डिटेल में आप उसे पढ़ सकते हो। यहाँ पर सिर्फ आपसे धारा के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। धारा 5A के अंतर्गत ग्राम पंचायत के प्रधान और सदस्य की अयोग्यताओं के बारे में वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 3। किस धारा के अंतर्गत सदस्य की अयोग्यता के संबंध में प्रश्न पर निर्णय लेने का प्रावधान दिया गया है? देखिए ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई सदस्य है और वो क्या है आपका अयोग्य घोषित किया गया है, तो उससे संबंधित प्रश्न जब उठ रहा है तो उसके निर्णय कौन लेगा, ये आपका किस धारा के अंतर्गत दे रखा है? धारा 6, धारा 6A, धारा 4, धारा 5। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर होगा आपका 2। धारा 6A में ये आपका प्रावधान किया गया है कि उसकी अयोग्यता से संबंधित प्रश्न अगर खड़ा होता है तो उस पर निर्णय कौन लेगा। तो यहाँ पे जो निर्णय लेगा वो आपका निर्धारित अधिकारी लेगा। कौन लेगा? आपका निर्धारित अधिकारी लेगा। और ये निर्धारित अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो ये राज्य सरकार के द्वारा आपका नियुक्त किया जाएगा। इस बात को आप पॉइंट टू पॉइंट समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा आपका 2।
किस धारा के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची होगी? धारा 8, धारा 9, धारा 9A या इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। यहाँ पे बोला गया है कि मतदाता सूची में मतलब एक प्रादेशिक क्षेत्र है आपका, उसके लिए क्या है, मतदाता सूची होगी। इसका वर्णन किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, धारा 9 में इसका प्रावधान किया गया है। मतदाता सूची में नाम ऐड कराने के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम आयु चाहिए आपकी 18 वर्ष की। जबकि धारा 9A का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है वोट देने के अधिकार से। क्या है आपका? राइट टू वोट। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 2, धारा 9 में इसका प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, यहीं से इसी प्रकार से आपके फ्यूचर में भी 27 अप्रैल को जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। धारा 3 ग्राम सभा स्थापित निकाय है, बिल्कुल ठीक है। धारा 6 सदस्यता की समाप्ति। धारा 9 मतदाता सूची। धारा 9A ग्राम सभा की बैठक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, धारा 9 ग्राम सभा की बैठक से संबंधित नहीं है, जबकि ये संबंधित है आपके राइट टू वोट से, यानी वोट देने के अधिकार से। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, जबकि धारा 6 सदस्यता की समाप्ति, धारा 9 मतदाता सूची। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 4। प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की 2 बैठकें होंगी। इसका प्रावधान उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। प्रत्येक वर्ष में यही इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है आपके लिए कि प्रत्येक वर्ष में ग्राम सभा की कितनी बैठक होती हैं? तो आपकी 2 बैठक होती हैं। इसका प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? धारा 10, धारा 11, धारा 9A या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 11। इसमें कहा गया है कि ग्राम सभा की बैठक, मिनिमम बैठक कितनी होंगी आपकी? 2 तो मिनिमम होंगी ही होंगी आपके। कब? आपकी 1 साल के अंतर्गत। ये कब कब आपकी बैठकें होती हैं? तो ये बैठक होती हैं आपकी खरीफ की फसल के बाद, और दूसरी बैठक होती है आपकी रबी की फसल के बाद। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। 2 मिनिमम आपकी बैठकें तो इम्पोर्टेंट है, इसका प्रावधान किया गया है धारा 11 में। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 2। ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा जो उसका अध्यक्ष होगा। इसका वर्णन किस धारा के अंतर्गत किया गया है? धारा 8, धारा 9, धारा 11 या फिर धारा 11A। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्ट वाइज भी समझते जाइए। ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा और वो प्रधान क्या होगा? उसका अध्यक्ष होगा। ये भी इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए। ये वर्णन किस में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 4, धारा 11A में इसका प्रावधान दिया गया है। जबकि धारा 11 किससे संबंधित है? तो ये आपकी ग्राम सभा की बैठक और कार्य से संबंधित है। जो कि कितनी बार होती है आपकी? 1 ईयर में आपकी मिनिमम 2 टाइम्स तो होती है। जबकि धारा 9 का किससे संबंधित है? तो धारा 9 संबंधित है आपकी मतदाता सूची। और धारा 8 का संबंध किससे है? तो धारा 8 का संबंध है आपकी जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव और ग्राम पंचायत के क्षेत्र को नगर पालिकाओं में शामिल करने से है इसका संबंध। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा और उसका अध्यक्ष कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, धारा 11A में इसका प्रावधान दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सम्मिलित नहीं है? धारा 11A ग्राम सभा की बैठक, धारा 11A ग्राम पंचायत का प्रधान, 11B प्रधान का चुनाव, धारा 11C सरपंच का चुनाव या फिर उसका कार्यकाल। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कौन सा कथन आपका गलत है। तो यहाँ पे देखिए धारा ए बिल्कुल ठीक है। धारा 11A ग्राम पंचायत के प्रधान से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। धारा 11B प्रधान के चुनाव से संबंधित है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4,
क्योंकि ये स्टेटमेंट क्या है आपका बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि धारा 11C का संबंध किससे है आपके उप प्रधान के चुनाव से है। किससे संबंधित है ये? उप प्रधान के चुनाव से है। और उप प्रधान कहाँ से चुना जाता है? तो आपके ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो अपने में से किसी एक को चुनते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। ग्राम पंचायत का प्रधान और न्याय पंचायत का पंच एक व्यक्ति नहीं होगा, यह प्रावधान किस धारा में दिया गया है? धारा 11B, धारा 11C, धारा 11D या फिर धारा 11E। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पे बोला गया है कोई एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का प्रधान और न्याय पंचायत का पंच नहीं होगा, यह प्रावधान दे रखा है किस धारा के अंतर्गत? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, धारा 11D में इसका प्रावधान किया गया है। धारा 11D में और क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वो समझ लीजिए। यहाँ पे कोई भी एक मेंबर अगर होगा, मान के चलिए कोई सदस्य है, वो कहाँ पे नहीं हो सकता? सेम आपका ग्राम पंचायत प्लस आपका न्याय पंचायत का पंच एक व्यक्ति नहीं हो सकता। इस बात का आप ध्यान रखना। क्या है इसमें क्या दे रखी है आपकी रिस्ट्रिक्शन दे रखी है, इसमें एक व्यक्ति नहीं होगा। इसी तरह से आपका कोई भी एक मेंबर और क्या नहीं हो सकता? जो एक मेंबर है आपका 2 मतदाता सूची या फिर मैं कहूँ जो आपके प्रादेशिक क्षेत्र हैं उनमें आपका इलेक्शन नहीं लड़ सकता। किसमें? 2 प्रादेशिक क्षेत्र में मेंबर वो नहीं बनेगा, ये भी इसमें रिस्ट्रिक्शन दे रखी है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। जबकि आपका जो 11B है वो किससे संबंधित है आपका? तो ये संबंधित है आपके प्रधान के इलेक्शन से। 11C संबंधित है आपके उप प्रधान के इलेक्शन से। इसी प्रकार जो आपकी 11E है वो भी संबंधित है, एक साथ 2 पदों को धारित नहीं कर सकता। कौन कौन धारण नहीं कर सकता? जैसे संसद का कोई व्यक्ति है, राज्यसभा का कोई व्यक्ति है, राज्य विधानमंडल का कोई व्यक्ति है, तो वहाँ पर आपके कुछ प्रतिबंध दे रखे हैं, ये चीज़ आप लर्न करना। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 11D। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, इसका प्रावधान किस धारा में दिया गया है? धारा 10, धारा 11, धारा 12 या धारा 13। देखिए ध्यान से समझना। यहाँ पे कहा गया कि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के लिए एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, इसका प्रावधान किसके अंतर्गत दे रखा है? किस धारा के अंतर्गत आपको दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, धारा 12 में इसका प्रावधान दे रखा है। क्या प्रावधान दे रखा है? तो ये मान के चलिए कि जो पंचायत क्षेत्र है उसमें क्या होगी आपकी पंचायत के गठन। आपसे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचायत के गठन का प्रावधान किसके अंतर्गत दे रखा है। ये पंचायत के गठन के संबंधित क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे धारा 10, 10, 11, 12 एंड 13। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, धारा 12 में इसका प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत की बैठक के बारे में वर्णन किस धारा के अंतर्गत किया गया है? धारा 11, धारा 12, धारा 12B या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो ग्राम पंचायत की बैठक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझते जाना, क्योंकि इस तरह से ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ग्राम पंचायत की बैठक से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। धारा 12B में ग्राम पंचायत की बैठक का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत की बैठक मिनिमम एक बार कब होगी? तो मिनिमम 1 टाइम तो होनी चाहिए। कब? आपके 1 मंथ में एक बार तो बैठक आपकी कंपलसरी है, होना अनिवार्य है। इसका प्रावधान दे रखा है आपके धारा 12B में। और क्या प्रावधान दे रखा है? यानी जो क्रम से 2 बैठकों के बीच की जो अंतर होगा, यानी क्या है आपकी मान के चलिए ग्राम पंचायत की 2 बैठक के बीच में कितना मैक्सिमम अंतर हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, तो ये आपका मात्र 2 महीने से अधिक का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इस बात को आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे जो धारा 11 और 12 दे रखी है वो किससे संबंधित हैं, इसको भी समझ लो आप। जो धारा 12 है वो संबंधित है यहाँ पे किससे? ग्राम पंचायत से। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। प्रधान को हटाने का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? धारा 14, धारा 15, धारा 16 या फिर धारा 17। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। धारा 14 में इसका प्रावधान दे रखा है। किसको हटाने का? प्रधान को हटाने का प्रावधान दे रखा है आपके धारा
आपके 14 में। अब इसके अंतर्गत क्या प्रावधान दे रखा है वो समझ लीजिए। जब इस तरह का कोई भी नोटिस आता है तो प्रधान को 15 दिन पहले आपको क्या देना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा कि आपके प्रति क्या आ रहा है, अब प्रस्ताव लेकर आया जा रहा है। और इसके लिए जो वोटिंग कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, ध्यान रखो वोटिंग कंडीशन भी इम्पोर्टेंट है आपकी। जितने भी आपके मतदाता वोट दे रहे हैं उनका 2/3 होना इम्पोर्टेंट है आपके किसके लिए, प्रधान को हटाने के लिए। जबकि आपकी जो धारा 15 है वो किससे संबंधित है, तो वो संबंधित है आपके ग्राम पंचायत के कार्यों से। किससे संबंधित है, आपकी जो आपकी ग्राम पंचायत है उसके कार्यों से संबंधित है आपकी धारा 15। आपकी धारा 16, धारा 17 का संबंध किससे है, धारा 16 का संबंध है वे कार्य जो किसके द्वारा सौंपे गए हैं, आपके राज्य सरकार के द्वारा, यानी राज्य सरकार के द्वारा सौंपे गए कार्यों से वर्णन है यहाँ पे किसमें, धारा 16 में। 17 में किसका वर्णन दे रखा है, तो 17 में जो आपके सार्वजनिक रोड होते हैं, जलमार्ग होते हैं, यानी वाटरवेज होते हैं आपके, तो इन पर जो आपका रेगुलेट करने का अधिकार है वो किसका अधिकार है, आपका ग्राम पंचायत का अधिकार होगा। इनको मेंटेन करने की शक्ति प्रदान की जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर होगा 1, धारा 14। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ के क्वेश्चन आपके 100% आने के चांस होंगे। धारा 14 प्रधान को हटाना, धारा 14C उप प्रधान को उठाना, धारा 12V ग्राम पंचायत की बैठक, या फिर धारा 12 ग्राम पंचायत का गठन। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा आपका 2। यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए धारा बी होना चाहिए, और उप प्रधान को उठाना नहीं है, क्या है आपका हटाना है। इस वर्ड को भी आप करेक्शन कर लेना। जबकि आपके धारा आपके 14 दे रखी है प्रधान को उठाने से संबंधित, 12B दे रखी है पंचायत ग्राम पंचायत की बैठक और ग्राम पंचायत के गठन से। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। धारा आपकी 4C जो संबंधित थी वो उप प्रधान के उठाने से संबंधित नहीं है, जबकि धारा बी है आपकी। ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन किस धारा के अंतर्गत दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने, ध्यान रखना। तो ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन किस धारा के अंतर्गत दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 1। किस धारा में दे रखा है, धारा 15 में इसका प्रावधान दे रखा है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। जबकि 16 में किसका प्रावधान दे रखा है, तो ऐसे कार्य जो राज्य सरकार के द्वारा ग्राम पंचायतों को सौंपे गए हैं ये वर्णन किया गया है आपकी धारा 16 में। द्वारा दिए गए कार्य। जबकि 14B में क्या दे रखा है, तो 14B में दे रखा है उप प्रधान को उठाने से संबंधित प्रावधान। 14 में किससे संबंधित दे रखे हैं, तो आपके प्रधान से संबंधित हैं आपके प्रावधान है, इस चीज को आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सही होगा यहाँ पे 15। धारा 15 में ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आपके आने ही आने, इस बात को ध्यान रखना। धारा 15 ग्राम पंचायत के कार्य, धारा 15A योजना की तैयारी, धारा 16A वोट देने का अधिकार, धारा 19 स्कूल और अस्पताल का रख रखाव। यहाँ पर आप चेंज कर लेना, ये क्या है, धारा 16A है, यहाँ पर ये पहुँच गया है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, क्योंकि जो वोट देने का अधिकार है, राइट टू वोट है, वो 16A में ना होकर किस में है आपका, धारा 9A में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 3। ग्राम पंचायतों के कार्यों का वर्णन किया गया है 15 में। 15A में आपकी योजना की तैयारी दी गई है। 19 में स्कूल और अस्पतालों का रख रखाव की जिम्मेदारी दी गई है किसको, ग्राम पंचायत को। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 3। पंचायत सचिव का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है, धारा 21, धारा 20, धारा
25A धारा 27। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने, ध्यान रखना। क्योंकि जब आप बीपीओ का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको अपनी धारा पता भी होनी चाहिए कि आपके लिए किस धारा में प्रावधान दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। धारा 25A में प्रावधान किए गए हैं। जो पंचायत सचिव होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो सरकार के द्वारा की जाती है, राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। हो सकता है कि भाई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अभी तो क्या है कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही हो रहा है। किसके द्वारा कराया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा, UPSSC के द्वारा। कब एग्जाम है आपका? तो आपको पता ही ऑलरेडी 27 तारीख की तो अपन तैयारी कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि पंचायत सचिव का प्रावधान किस में दिया गया है? 25A में प्रावधान दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा आपका 3। जबकि 21 में क्या दे रखा है? एक एक पॉइंट टू पॉइंट समेटे जाइए। यहाँ पे दे रखा है सरकारी सेवकों की सहायता, यानी कोई ग्राम पंचायत है, सरकारी सेवक हैं, तो उनको क्या करेगी? वो सहायता करेगी। कौन? ग्राम पंचायत। इसी तरह से आपका 20 किस में दे रखा है? तो 20 दे रखे हैं आपकी जो स्थापना करनी है। किन की स्थापना करनी है आपकी? जैसे स्कूल्स हो गया आपका स्थापना करने के लिए, हॉस्पिटल्स हो गए आपके, इनकी स्थापना की जाएगी धारा 20 के अंतर्गत। जबकि 27 में क्या प्रावधान दे रखा है? 27 में प्रावधान दे रखा है अधिभार का। किसका भार का? अधिभार का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन में, पंचायत सचिव से रिलेटेड कौन सी आपकी धारा है? तो 25A है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3। भूमि प्रबंधन समिति का वितरण किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझना। भूमि प्रबंधन समिति की बात की जा रही है कि किस धारा के अंतर्गत इसका विवरण दिया गया है। धारा 25A, धारा 16A, धारा 28A या धारा 29। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 3। धारा 28A में आपकी भूमि प्रबंधन समिति के बारे में कहा गया है। जबकि इसकी परिभाषा किसके बारे में किस धारा में दे रखी है? एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके 101% पूछे ही जाने हैं। तो परिभाषा दे रखी है आपकी धारा 2 भा में, जबकि जो आपका अध्यक्ष होता है आपका वो कौन होगा? अध्यक्ष आपका ग्राम पंचायत प्रधान ही होगा। जबकि सचिव इम्पोर्टेंट है क्योंकि सचिव से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाने, ध्यान रखना। सचिव हमेशा कौन होगा? इसका लेखपाल होगा। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 3। धारा 28A में दिया गया भूमि प्रबंधन समिति में। धारा 29 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें आपकी समितियों की बात की गई है। किसमें बात की गई? समितियों की। धारा 29 में। 25 में किसकी बात की गई थी? तो 25 में बात की गई थी आपकी सचिव की। और 16E में किसकी बात की गई है? 16A मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी धारा है। इसमें आपको बात की गई है कि ग्राम पंचायत आपके किससे संबंधित है? आपकी चंदा देने से संबंधित है 16A। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 3। धारा 28A में प्रावधान दिया गया है भूमि प्रबंधन समिति का। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि इस तरह के जब आपके क्वेश्चन सॉर्ट आउट करते हैं, आप सॉल्व करते हैं, तो एक ही बार में 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है कौन सम्मिलित नहीं है। धारा 25A सचिव, 9A वोट देने का अधिकार, 28A स्थायी समितियाँ, या फिर आपकी धारा 30 संयुक्त समिति। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 28A, क्योंकि स्थायी समितियों का प्रावधान इसके अंतर्गत नहीं दे रखा। ये आपको दे रखा है किससे संबंधित है? भूमि प्रबंधक समिति से आपका ये संबंधित है आपकी। जबकि यहाँ पर 25A आपकी सचिव है, वोट देने का अधिकार है। 28 है भूमि प्रबंधन समिति है। इम्पोर्टेंट ये भी है आपकी कि धारा 30 संयुक्त समिति का प्रावधान दिया गया है। जबकि स्थायी समितियों का प्रावधान कहाँ पे दिया गया है, इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो इसमें समिति का जो प्रावधान दे रखा है वो 29 में दे रखा है।
और आपका जो एक इम्पोर्टेंट धारा है वो भी समझ लीजिए 16A। क्या है आपकी 16A, उसमें प्रावधान किया गया है चंदा देने का। किसका देने का? चंदा देने का प्रावधान किया गया है कि आपकी जो ग्राम सभा है वो अपनी ग्राम पंचायत से हट के दूसरी के भी यहाँ पे हेल्प कर सकती है, लेकिन इसे अनुमति लेनी होगी। किसकी अनुमति लेनी होगी? तो ऐसा कर सकती है अनुमति लेने के बाद में, सरकार की अनुमति लेने के बाद। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 3। किस धारा के अंतर्गत स्थायी समितियों का वर्णन किया गया है? धारा 29, धारा 30, धारा 32, धारा 32A। तो यहाँ पे स्थायी समितियों की बात की गई है, ध्यान रखना किस धारा में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, धारा 29 में इसका प्रावधान किया गया है। अब आपकी जो स्थायी समितियां होती हैं वो कितनी होती हैं, इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत आपकी 6 समितियों का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा आपका 1। जबकि यहाँ पे धारा 30 किससे संबंधित है ये भी समझ लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट सभी धाराएं इसमें। ये इम्पोर्टेंट है आपकी संयुक्त समिति से। जबकि 32 का प्रावधान किस में है? तो ये है आपकी गांव निधि। इम्पोर्टेंट धारा है, ध्यान रखना। एक एक जो पॉइंट हैं आपके सभी इम्पोर्टेंट हैं। 32A का जो प्रावधान दिए रखा है वो किसका दे रखा है? वित्त आयोग का। किसका प्रावधान है? वित्त आयोग का आपको प्रावधान दिया गया है। इसलिए सभी धाराएं इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, चाहे वो संयुक्त समिति हो, चाहे वो गांव निधि हो, चाहे वो आपका वित्त आयोग हो। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था स्थायी समितियों से क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, धारा 29। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा आपका सम्मिलित है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी देखें सही तरीके से आपको सॉर्ट आउट करने हैं। धारा 30 गांव निधि, धारा 32 संयुक्त समिति, धारा 29 भूमि प्रबंधन समिति, या 32 है राज्य वित्त आयोग। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। धारा 32A राज्य वित्त आयोग से संबंधित है आपकी। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किस में दे रखा है? तो आर्टिकल नंबर आपके 243 के आई में प्रावधान दे रखा है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? आपका राज्यपाल इसको नियुक्त करता है। बात कर लेते हैं कि सर 32 और 30 किन से संबंधित है? तो 30 संबंधित है आपकी संयुक्त समिति से। 32 आपका सम्मिलित है आपकी संबंधित है गांव निधि से। जबकि 29 आपकी भूमि प्रबंधन समिति से ना होकर किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपकी स्थायी समितियों से। इसी तरह से भूमि प्रबंधन समिति का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? तो इसका उल्लेख किया गया धारा 28A में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। ग्राम पंचायत के द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए जिला सहकारी बैंक या किसी अन्य ग्राम पंचायत से उधार लेने का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट भाषा में इसको क्वेश्चन समझ लीजिए। मान के चलिए कि आपकी ग्राम पंचायत को क्या पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो आप जिला सहकारी बैंक या फिर किसी अन्य ग्राम पंचायत से उधार ले सकते हैं। इसका प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। धारा 36, धारा 37, धारा 30 या धारा 32। तो ऑप्शन सही आंसर होगा 1, धारा 36 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। यहाँ पे देख लीजिए धारा 30 का संबंध किससे है आपका? तो संयुक्त समिति से इसका संबंध है। इसी प्रकार 32 किससे संबंधित है? तो ये आपकी गांव की निधि है। क्या है आपकी? इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। जबकि 37 का संबंध किससे है? तो 37 का संबंध है आपका टैक्स और आपके टैक्स से संबंधित है कि टैक्स कौन अधिरोपित करती है। टैक्स अधिरोपण से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पर 1, 36 का प्रावधान है। जब ग्राम पंचायत को जरूरत होगी तो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिला सहकारी बैंक और किसी अन्य ग्राम पंचायत से पैसा उधार ले सकती है। ग्राम पंचायत द्वारा कर या शुल्क लगाने के खिलाफ अपील निर्धारित प्राधिकारी के पास की जाएगी। यह प्रावधान किस धारा में दिया गया है? देखिए पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा से पढ़ लीजिए। अगर ग्राम पंचायत के द्वारा क्या लगाया गया, टैक्स लगाया गया है या फिर शुल्क लगाया गया है, उसके खिलाफ
अपील कहाँ की जाती है? जो आपका निर्धारित अधिकारी होता है उसके पास। इसका प्रावधान किस धारा में दे रखा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 32, 32A, 37, 37B या फिर 37A। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। 37A में इसका प्रावधान दे रखा है कि आप यहाँ पे अपील कर सकते हैं किसके पास? प्राधिकारी के पास। जो प्राधिकारी आपका किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। 32 आपका ए किससे संबंधित है? आपकी 32 ए संबंधित है राज्य वित्त आयोग से। ये सभी आप इसलिए रिपीट करते जा रहे हैं जिससे कि आपको इजीली क्या हो जाए? लर्न हो जाए। जबकि 32 का संबंध किससे है? तो 32 का संबंध है आपके गांव निधि से। और गांव निधि किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो यहाँ पे आपको राज्य सरकार की अनुमति से आप गांव की निधि बना सकते हैं। राज्य सरकार इसका प्रावधान करती है। इसी तरह आपकी जो धारा 37B है, क्या है आपकी? 37B है। इसका प्रावधान किस में दे रखा है? इसका प्रावधान क्या है? तो यहाँ पे जो बकाया राशि होती है उसको वसूल करने की आवंटित करना, यानी क्या है? किसी व्यक्ति पर ग्राम पंचायत की क्या है? बकाया राशि है। क्या है आपकी? मान के चलिए यहाँ पे बकाया राशि रह गई है किसी व्यक्ति पर और उसको डिमांड की जा रही है कि आप इसको फिल कर दीजिए, दे दीजिए। तो इसके प्रावधान दे रखे हैं 37A में। जब आपकी बकाया राशि के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो आपको जब नोटिस दिया जाता है कितने दिन के अंतर्गत आपको बकाया राशि चुकता करनी होती है? तो आपको 3 मंथ के अंतर्गत जो बकाया राशि है वो चुकता करनी होती है ग्राम पंचायत की। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 3। प्रत्येक ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत के खातों का ऑडिट करने का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? धारा 40, धारा 33, धारा 32, धारा 29। देखिए ध्यान से क्वेश्चन समझना। यहाँ पे बोला गया है कि ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत के खातों का ऑडिट करना यानी जांच करने का अधिकार या प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही आंसर होगा 1। धारा 40 के अंतर्गत इसका प्रावधान दिया गया है। धारा 40 किससे संबंधित? अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में कहूँ तो ये आपकी लेख परीक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपकी लेखा परीक्षा से आपकी संबंधित है। और इसका ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ऑडिट करेगी आपकी कौन? सरकार। जो आपकी राज्य सरकार है वो अपना प्रावधान कर सकती है, अपना निहित प्राधिकारी नियुक्त कर सकती है इसके लिए। अधिकारी आपका नियुक्त कर सकती है। अब बात कर लेते हैं कि ऑडिट कब किया जाता है। ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत का ऑडिट किया जाता है 2 टाइम्स इन 1 ईयर। ये बात भी आप ध्यान रखना, यानी पर ईयर में आपका मिनिमम 2 टाइम्स तो आपके ऑडिट किए ही जाने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। धारा 40 का संबंध है आपके किससे? लेखा परीक्षा से। जबकि 33 का संबंध किससे है? 33 का संबंध है, ध्यान से समझना इसको, 33 भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे भूमि अधिग्रहण करने की शक्ति दे रखी है ग्राम पंचायत को। किस क्या है आपकी? भूमि अधिग्रहण करने की शक्ति। मान के चलिए कि कोई ग्राम पंचायत की भूमि है और उस पर क्या है, किसी ने दावा कर दिया या दावा कर लिया है, तो उसे भूमि अधिग्रहण करने की शक्ति प्रदान की जाती है। किसके अंतर्गत? धारा 33 के अंतर्गत। जबकि धारा 32 किससे संबंधित है? गांव की निधि से संबंधित है। और धारा 29 आपकी संयुक्त समिति धारा 29 स्थायी समितियों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। यहाँ पे धारा 40 का संबंध है किससे? लेखा परीक्षा से। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 1। ग्राम पंचायत के बजट का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? धारा 40, धारा 41, धारा 39 या इनमें से कोई नहीं। देखिए ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या बोला गया है? धारा ग्राम पंचायत के बजट का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 2। धारा 41 में इसका प्रावधान दे रखा है। अब ग्राम पंचायत के बजट के प्रावधान की बात की जा रही है, तो इससे थोड़ा सा कंसेप्ट भी समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है कि 1 अप्रैल से क्या है आपका? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जो आपका वित्तीय ईयर होता है उसके लिए बजट का प्रावधान किया जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा।
तो बजट के लिए जो वोटिंग होती है उसके लिए जो कोरम होता है वो कितना होगा। तो इसके लिए जो कोरम होता है कुल सदस्य संख्या के आधे से अधिक, क्या होगा यहाँ पे, आधे से अधिक। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप लर्न कर लेना इसको। तो 40 संबंध है आपका किससे है, लेखा परीक्षा से है, जबकि 39 का संबंध है आपके ग्राम न्याय पंचायत के व्यय का ग्राम निधि पर भार होना है। मतलब क्या है 39 का, तो 39 का मतलब है जो न्याय पंचायत के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है उसका भार किस पर होगा, ग्राम निधि पर होगा। किस पर भार होगा इसका, ग्राम निधि पर आपका भार होगा। ये प्रावधान किया गया है आपके 39 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही आंसर होगा 41, क्योंकि ग्राम पंचायत के बजट का प्रावधान किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आने के आपके चांसेस बनते हैं। धारा 42 के अंतर्गत किसकी स्थापना का प्रावधान किया गया है, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, न्याय पंचायत या फिर जिला पंचायत। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या बोला गया है आपसे, धारा 42 में किसकी स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा, न्याय पंचायत के प्रावधान किया गया है। जबकि इसकी परिभाषा कहाँ पे दे रखी है, तो इसकी जो परिभाषा दे रखी है न्याय पंचायत की वो धारा 2 के काम में इसकी दे रखी है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है, इसको आपको लर्न करना ही है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आपके आने ही आने, ध्यान रखना। यहाँ पे पूछा गया है कौन सम्मिलित है। धारा 43 न्याय पंचों की नियुक्ति, धारा 41 लेखा परीक्षा, धारा 40 ग्राम पंचायत का बजट या फिर संयुक्त समिति। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही आंसर होगा वो 1 होगा, धारा 43 का संबंध है न्याय पंचों की नियुक्ति से, जबकि 41 का संबंध है आपके ग्राम के बजट से। आपका लेखा परीक्षा का संबंध है आपके धारा 40 का। धारा 29 का जो संबंध है वो किससे है, स्थायी समिति से है। इस बात को आप ध्यान रखना। जबकि संयुक्त समिति का संबंध किससे है, तो ये धारा 30 से है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1। सरपंच या सहायक सरपंच का चुनाव का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है, धारा 43, धारा 42, धारा 44 या धारा 41। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने, इस बात को आप ध्यान रखना। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सरपंच या फिर सहायक सरपंच के चुनाव का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, धारा 44 में इसका प्रावधान किया गया है। जबकि धारा 43 का संबंध किससे है, तो 43 का संबंध है आपके पंचों की नियुक्ति और कार्यकाल से। 42 का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है न्याय पंचायत के गठन से। जबकि 41 का संबंध है आपके बजट से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। धारा 44 में कहा गया है कि सरपंच और सहायक सरपंच का चुनाव कैसे किया जाएगा, इसमें प्रावधान इसका दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आपके आने ही आने, ध्यान रखना। क्योंकि जब भी इस तरह के क्वेश्चन करते हैं तो एक क्वेश्चन में आपके ऑलरेडी 4 क्वेश्चन सॉर्ट आउट होते हैं। धारा 45 पंच की अवधि, धारा 46 पंचों का त्यागपत्र, धारा 49 न्याय पंचायत की न्यायपीठ, धारा 43 पंचों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया, सिंपल है कि आपका कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। आपका धारा 46 पंचों का त्यागपत्र, क्योंकि पंचों के त्यागपत्र से जो धारा संबंधित है वो कौन सी है आपकी 47 है। इसको आपको लर्न करना ही करना है, इस बात का ध्यान रखना। जबकि 45 का संबंध किससे है कि आपका पंच का कार्यकाल कितना होगा। तो कार्यकाल इसका संबंधित है कब से होता है, जब उसकी नियुक्ति की तारीख से शुरू होता है। कब से शुरू होता है इसका कार्यकाल, नियुक्ति की तारीख से। जबकि आपका जो धारा 39 है वो किससे संबंधित है, न्याय पंचायत की न्यायपीठ से है।
अब न्याय पंचायत की जो सरपंच की न्यायपीठ होती है उसमें कितने की बेंच बनती है, इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ध्यान रखना। जो आपकी बेंच बनती है वो 5-5 पंचों से मिलकर बनती है। अब धारा 43 में क्या है, पंचों की नियुक्ति और कार्यकाल दे रखे हैं, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। धारा 46 का संबंध पंचों के त्यागपत्र से ना होकर धारा 47 का संबंध है पंचों के त्यागपत्र से। किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत, संयुक्त समिति, न्याय पंचायत के द्वारा चल रहे कार्यों का निरीक्षण कर सकती है? धारा 46, धारा 49, धारा 95 या 95A। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कहा गया है, जब भी राज्य सरकार को डाउट होगा वो आपकी ग्राम पंचायत, संयुक्त समिति और न्याय पंचायत के द्वारा चल रहे कार्यों का निरीक्षण कर सकती है या फिर अपने अधिकारी के द्वारा करा सकती है। इसका प्रावधान किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 3। इसका प्रावधान आपके धारा 95 में दे रखा है। जबकि आपका 49 में किसका प्रावधान दे रखा है, तो आपका यहाँ पे न्यायपीठ का संबंध दे रखा है। किसकी न्यायपीठ होगी, न्याय पंचायत की। जबकि 95A का संबंध किससे है, तो यहाँ पे राज्य सरकार की शक्तियों से है। किससे संबंधित है, आपकी राज्य सरकार की शक्ति। धारा 86 का संबंध किससे है, तो यहाँ पर संबंध है न्याय पंचायत समन जारी कर सकती है। क्या जारी कर सकती है, समन जारी करने की उसकी शक्ति है। ये प्रावधान दे रखा है आपके धारा 86 में। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे धारा 95 में ये प्रावधान किया गया है कि आपकी ग्राम पंचायत, संयुक्त समिति और न्याय पंचायत का कभी भी कार्यों का निरीक्षण कर सकती है कौन, राज्य सरकार। किस धारा के अंतर्गत ग्राम पंचायत की संपत्ति से छेड़छाड़ पर जुर्माना लगाने का प्रावधान दिया गया है? धारा 95, धारा 98, धारा 101 या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आप क्या कर रहे हैं कि ग्राम पंचायत की क्या है, जमीन है, कोई भी सड़क है, संपत्ति है, उससे आप छेड़खानी कर रहे हैं तो आप पर जुर्माना लगाने का प्रावधान दिया गया है। किसके द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा। ये प्रावधान किस धारा के अंतर्गत दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। ग्राम पंचायत की संपत्ति से छेड़छाड़ पर जुर्माने का जो प्रावधान दे रखा है वो धारा 99 में दे रखा है। किस में दे रखा है, आपका धारा 99 में इसका प्रावधान दे रखा है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इस तरह से भी कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जबकि धारा 101 में किसका प्रावधान दिया गया है, तो धारा 101 में प्रावधान दिया गया है नोटिस को अमान्य ना होना। मान के चलिए कोई भी नोटिस आपका प्रारूप दिया गया है और उसकी जो भाषा है या कोई भी चूक हो रही है तो आप उसे अमान्य नहीं कर सकते। क्या है आपका, अमान्य ना होना आपके नोटिस का। इसका प्रावधान दे रखा है आपके धारा 101 में। जबकि धारा 95 किससे संबंधित है, आपके निरीक्षण से संबंधित है कि राज्य सरकार कभी भी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या फिर मैं बात करूं न्याय पंचायत की, उनके कार्यों का निरीक्षण कभी भी कर सकती है। जबकि 98 का संबंध किससे है, तो 98 का संबंध है आपके नियमों और उपनियमों के उल्लंघन से है। क्या है कि ग्राम पंचायत के द्वारा कोई भी नियम बनाए गए हैं, अगर आप उसे क्या कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो, तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसका संबंध किससे है, आपका 98 का संबंध है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 4, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि धारा 99 में दे रखा है ग्राम पंचायतों की संपत्ति से छेड़छाड़ करने पर जुर्माना लगाने का। बात करते हैं कि यहाँ पे जो जुर्माना है वो कितने रुपए का मैक्सिमम तक लगा सकती है, तो वहाँ पर आपके लगभग 1000 रुपये तक का जुर्माना आपकी ग्राम पंचायत लगा सकती है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। यहाँ पे पूछा गया है आपसे कौन सा सम्मिलित नहीं है। धारा 98 नियमों और उपनियमों का उल्लंघन, बिल्कुल ठीक है। धारा 99 ग्राम पंचायत की संपत्ति से छेड़छाड़ पर जुर्माना, बिल्कुल ठीक है। कितने रुपये का लग जाता है आपको, 1000 रुपये का। 101 नोटिस का अमान्य ना होना, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे धारा 103 अपील, क्योंकि अपील किसके द्वारा की जाती है,
तो ये आपका प्रावधान दे रखा है 102 में। किस में दे रखा है आपका प्रावधान? धारा 102 में दे रखा है आपका किसका प्रावधान? अपील करने का प्रावधान। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 4। अब अपील किसके खिलाफ करनी है ये समझ लीजिए। मान के चलिए कि कोई भी ग्राम पंचायत ने नियम बनाए, उपनियम बनाए या फिर उससे मानने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पर क्या है कि आप मान के चलिए टैक्स लगा दिया या कुछ और भी कार्य हो सकते हैं जो ग्राम पंचायत के द्वारा किए गए हैं। अब ग्राम पंचायत से प्रताड़ित कोई भी व्यक्ति अपनी अपील कर सकता है। कितने दिन के भीतर कर सकता है? वो 30 डेज के भीतर अपनी अपील कर सकता है। कहाँ ये अपील कहाँ कर सकता है ये इम्पोर्टेंट है। तो अपील कर सकता है आपका जो भी नियत या प्राधिकारी होगा राज्य सरकार के द्वारा चुना हुआ। किसके द्वारा होगा? आपका जो भेद अधिकारी होगा राज्य सरकार के भेजा हुआ, उसके यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। किस धारा के अंतर्गत ग्राम पंचायत एवं न्याय पंचायत को संरक्षण प्रदान किया गया है? जैसे मान के चलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे कंसेप्ट भी समझ लेना इसका। किस धारा के अंतर्गत ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत को संरक्षण प्रदान किया गया है? मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये हुआ कि ग्राम पंचायत कोई कार्य कर रही है और न्याय पंचायत ने कोई क्या किया? कार्य किया, और उसके लिए क्या है कि आपने प्रावधान किया है कि एक संरक्षण प्रदान किया है कि इनके खिलाफ कभी भी कोई अदालत में नागरिक मामले पर कोई अभियोजन नहीं चलाया जाएगा। आई रिपीट अगेन, किसके खिलाफ नहीं चलेगा? नागरिक अभियोजन पे। अब ये नागरिक अभियोजन क्या होता है वो समझ लीजिए। नागरिक अभियोजन का मतलब हो गया सिविल केस, यानी सिविल केस इन पर नहीं चलाया जा सकता, ध्यान रखना। लेकिन क्रिमिनल केस आपका चलाया जा सकता है अगर इनके द्वारा कुछ भी किया गया है तो। क्रिमिनल केस में इन्हें कोई भी संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है, जबकि संरक्षण प्रदान किया गया है आपके सिविल केस में। तो ये कौन सी धारा में इसका प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। धारा 107 में इसका प्रावधान दिया गया है। जबकि 108 में किसका प्रावधान दिया गया है? तो इसके संबंधित दिया गया है आपकी जो पुलिस होती है, पुलिस की शक्तियाँ, यानी ग्राम पंचायत पुलिस की क्या करेगी? सहायता करेगी, कर्तव्यों का पालन करेगी। अगर पुलिस के द्वारा कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत से पकड़ा गया है, क्या है, किसी व्यक्ति को आपकी क्या ले गई, जो पुलिस है वो पकड़ के ले गई, तो ये क्या करेगी? उस व्यक्ति के लिए ग्राम पंचायत को सूचना प्रदान करेगी। ये प्रावधान दे रखा है किसमें? धारा 108 में। जबकि 110 में किसका प्रावधान दे रखा है? तो 10 में 100 प्रावधान दे रखा है आपके नियम बनाने की राज्य की शक्ति। क्या है? आपके नियम बनाए जाएंगे, किसके द्वारा बनाए जाएंगे? तो राज्य सरकार के द्वारा बनाए जाएंगे। इसका प्रावधान आपके 110 में दे रखा है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, धारा 107। किस धारा के अंतर्गत उपविधि बनाने की जिला पंचायत की शक्तियों का विवरण दिया गया है? धारा 110, धारा 111, धारा 112। यहाँ पे ध्यान से समझना, उपविधि बनाई जा रही है किसके द्वारा? जिला पंचायत के द्वारा। इसका प्रावधान किस धारा में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 111। जबकि 110 में किसकी शक्तियाँ दे रखी हैं? तो 110 में दे रखी हैं विधि या उपविधि बनाने की शक्तियाँ, राज्य की शक्तियाँ हैं, यानी राज्य सरकार की शक्तियाँ होंगी, ध्यान रखना इस बात का। 112 में किसकी शक्तियाँ हैं? तो उसमें दे रखी हैं आपके ग्राम पंचायत की। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 2। धारा 111 में उपविधि या विधि बनाने का किसकी शक्ति है? आपकी जिला पंचायत की। तो इस प्रकार हमने टॉप आपके 50 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, जो कि बिल्कुल संबंधित है आपके उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 से। अगर आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल का रिवीजन करना है तो आप बीपीओ की लिस्ट में जाकर वहाँ पे आप रिवीजन कर सकते हैं। 2 मैराथन क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 27 अप्रैल को, और आप कंप्यूटर का क्या करना चाहते हैं? रिवीजन करना चाहते हैं, तो आने वाले 1 या 2 दिन में कंप्यूटर की क्लासेस चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल होंगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले समय में नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर टुडे।